दोस्तों हाजिर एक और रिपोर्ट लाके। मेरी आज की रिपोर्ट हिंदी में रहेगी क्योंकि आज मैं बात करूंगा पड़ोसी राज्य हरियाणा की। हरियाणा में संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से जुड़ी आपराधिक घटनाएं, वारदातें किस स्तर पर पहुंच चुकी हैं, आज इस रिपोर्ट में विश्लेषण करने का प्रयास रहेगा। मैंने अपनी पिछली रिपोर्ट में आपसे कहा था पंजाब और राजस्थान में जो आपराधिक गतिविधियां हो रही हैं उन पर हमने बात की थी, लेकिन हरियाणा अपने आप में आज पूरे देश में एक केस स्टडी बन चुका है, क्योंकि हरियाणा में अपराध का जो ग्राफ है पिछले कुछ महीनों में जिस तेजी से उठा है, बढ़ा है, उसने सबको सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि आखिर क्या ऐसी वजह हैं, कौन से ऐसे क्रिमिनल गैंग्स हैं, कौन से गैंगस्टर्स जो कि विदेशों से बैठकर अपराधियों को हरियाणा में हैंडल करते हैं, अपराध के नेटवर्क को संचालित करते हैं, जिनकी वजह से प्रदेश के हालात इस मुहारे पर आ खड़े हुए हैं। साथियों, आज की इस रिपोर्ट के अलग अलग हिस्से हैं। सबसे पहले हिस्से में तो मैं बात करूंगा कि हरियाणा में आज कानून और व्यवस्था की स्थिति क्या है, गैंगस्टर आधारित अपराध किस स्तर पर पहुंच चुका है। दूसरे हिस्से में हम समझने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा में कौन से गैंग और गैंगस्टर्स एक्टिव हैं, और सबसे महत्वपूर्ण रहेगा आज की इस रिपोर्ट का तीसरा हिस्सा, जिसमें बात होगी विदेश में बैठे उन हरियाणवी गैंगस्टर्स की, उन हैंडलर्स की जिनकी गतिविधियों पर किसी की नजर नहीं है। आपने वेंकट गर्ग का नाम नहीं सुना होगा, आपने साहिल रिटोली का नाम नहीं सुना होगा, आपने हिमांशु भाऊ का नाम सुना होगा, आपने नोनी राणा का नाम तो सुना होगा, लेकिन बड़े माने जाने वाले गैंगस्टर्स के मुकाबले इन क्रिमिनल्स, इन गैंगस्टर्स या अपराधियों के हैंडलर्स की अपराध करने की क्षमता और गंभीरता के बारे में आपको अंदाजा नहीं होगा, और इस रिपोर्ट के खत्म होने तक आपको यह अंदाजा हो चुका होगा। सो आज की बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। शुरुआत करता हूं मैं हरियाणा प्रदेश के कानून और व्यवस्था के हालातों से। वैसे तो हरियाणा के जींद, सोनीपत, बहादुरगढ़, झज्जर, गुरुग्राम, रोहतक, ये वो ऐसे इलाके हैं जहां पर संगठित अपराध पिछले कई दशकों में या सालों में देखा गया है। इंटर गैंग राइवलरीज, गैंगस्टर्स पंजाब की ही तर्ज पर, या कह लें कि पंजाब से भी आगे जा चुके प्रदेश हरियाणा में हो रहे अपराध की एक टिपिकलिटी ये रही है कि यहां पर छोटे छोटे गांव से शुरू हुई लड़ाइयां, झगड़े, रंजिशें, दुश्मनियां उन बड़ी गैंग वॉर्स में तब्दील हो चुकी हैं, जो कि जन्म दे चुकी हैं कुछ ऐसे कुख्यात गैंगस्टर्स को, खड़ी कर चुकी हैं कुछ ऐसे गैंग्स को जो कि आज हरियाणा में उत्पात मचा रहे हैं। साथियों, आज से कुछ महीने पहले एक घटना हुई थी यमुनानगर में। गांव था खेड़ी लखा सिंह। यहां पर पुलिस चौकी के तकरीबन 100 मीटर दूर एक आपराधिक वारदात हुई, जिम से बाहर आ रहे 3 व्यक्तियों को तकरीबन 5 से 6 हथियारबंद क्रिमिनल्स ने, पेशेवर गैंगस्टर्स ने मौत के घाट उतार डाला। सीसीटीवी कैमरा में यह पूरी वारदात कैप्चर हुई। यह वारदात ऐसे पेशेवर प्रोफेशनल क्रिमिनल्स ने अंजाम दी थी, और जो सीसीटीवी फुटेज में पुलिस की तफ्तीश के दौरान तथ्य उभरे थे उसमें यहां तक बात समझ में आई थी कि 3 इन व्यक्तियों को मारने आए जो क्रिमिनल्स थे वो इतने पेशेवर थे, प्रोफेशनल्स थे, कि उनमें से एक क्रिमिनल पिस्तौलों, खाली हो चुकी पिस्तौलों को भर भर कर शूटर्स को दे रहा था। खेड़ी लखा सिंह गांव में हुई इस वारदात में जिन 3 लोगों को निशाना बनाया गया था उनमें से एक शराब के कारोबार से जुड़ा था। अब हरियाणा में शराब का कारोबार यानी कि लिकर कॉन्ट्रैक्टर्स पिछले कई सालों से अपराधियों के निशाने पर हैं। इनफैक्ट दिल्ली से सटे एनसीआर का वो रीजन जिसमें गुड़गांव जैसे बड़े शहर आते हैं, गुड़गांव, फरीदाबाद, इन इलाकों में, इन बड़े शहरों में शराब के कारोबार और कारोबारियों पर अंडरवर्ल्ड का दबाव आज से नहीं, पिछले कई सालों से है। इनफैक्ट सट्टेबाज, बुकीज और शराब के कारोबारी, यहां तक कि हरियाणा में खबरें निकलती रही हैं, और आपराधिक घटनाओं के संदर्भ में जब नए तथ्य उभरते हैं, पता यह चलता रहा है कि कई ऐसे क्रिमिनल गैंग्स, उनके फ्रंटमैन को शराब के या अन्य कारोबारों में हिस्से पत्तियां तक दी जाती रही। सो शराब के कारोबार में अंडरवर्ल्ड का दखल हरियाणा में पिछले कई सालों से नोटिस किया गया है, लेकिन इस साल शराब के कारोबार में जिस स्तर का दखल अंडरवर्ल्ड का देखने को मिला है, शायद ही पहले किसी साल में देखने को मिला हो। हरियाणा की एक्साइज नीति के तहत
शराब के ठेकों की जो नीलामियां की जानी थी, उनमें से बहुत से ऐसे ठेकों के लिए ठेकेदारों को बोलियां लगाने से धमकाया गया, मना किया गया। गैंगस्टर्स द्वारा खुली धमकियां दी गई कि शराब के ठेकों की वो बोली ना लगाएं। इसमें कई क्रिमिनल गैंग्स के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट रहे हो सकते हैं, लेकिन सूरत हाल ये रहा कि हरियाणा के मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों को शराब के ठेकेदारों के साथ बैठकर बैठकें करनी पड़ी। अब खेड़ी लखा सिंह वाला की यह वारदात काफी गंभीर थी, क्योंकि पुलिस चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर दिन दहाड़े यह शूट आउट हुआ था और घटना के कई मिनट बाद तक यहां पुलिस नहीं पहुंच पाई, जिसके बाद जिला प्रशासन ने इस चौकी के सभी पुलिस मुलाजमों को सब इंस्पेक्टर, एएसआई, हेड कांस्टेबल लेवल के रैंक के सभी मुलाजिमों को सस्पेंड किया, उनके खिलाफ एक्शन किया गया। इस वारदात की जिम्मेवारी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए नोनी राणा नाम के उस गैंगस्टर द्वारा ली गई, जो कि जेल में बंद गैंगस्टर काला राणा का मेन हैंडलर है, अमेरिका से बैठकर ऑपरेट करता रहा है। तकरीबन इन्हीं महीनों में एक और बड़ी गंभीर वारदात हुई, जो था बीएसपी बहुजन समाज पार्टी और लोकदल के एक नेता हरबिलास रज्जू माजरा का कत्ल, जो कि इस बार हुआ था नारायणगढ़ में, नारायणगढ़ कॉम्प्लेक्स। इस वारदात की जिम्मेवारी ली गई जॉर्जिया बेस्ड एक गैंगस्टर वेंकट गर्ग और उसके गैंग द्वारा। अब वेंकट गर्ग कौन है, इस बात पर मैं बाद में आऊंगा। थोड़ी सी मैं बात आगे बढ़ा देता हूं और बता देता हूं आपको कि आज से 3 दिन पहले हिमाचल प्रदेश के ऊना में जग्गी नाम के एक व्यक्ति का कत्ल किया गया है। इस वारदात की जिम्मेवारी सी वेंकट गर्ग ने ली है। सो ये कुछ बड़ी ऐसी घटनाएं हैं जिनका मैंने जिक्र आपको सिर्फ ये बताने के लिए किया कि आज हरियाणा के हालात क्या हैं। अंडरवर्ल्ड के नजरिए से, गैंगस्टर्स की दिन दहाड़े की जा रही वारदातों के नजरिए से हरियाणा सरकार और पुलिस एक अलग लेवल की चुनौती का सामना कर रही है। सो हरियाणा के उस अंडरवर्ल्ड को समझने के लिए हम टॉप बॉटम वर्ड्स अप्रोच नहीं बल्कि बॉटम अपवर्ड्स अप्रोच अपनाएंगे। यानी कि मैं ऐसे 3 अलग अलग गैंग्स और गैंगस्टर का जिक्र करूंगा, जिसे हम बाद में बड़े ग्रुप्स के साथ जोड़कर आपको समझाएंगे। लेकिन इन 3 गैंगस्टर, जिनमें से 2 का नाम मैं पहले ले चुका हूं। मैंने नोनी राणा का नाम लिया, जो कि काला राणा नाम के जेल में बंद गैंगस्टर्स का मेन हैंडलर है। मैंने वेंकट गर्ग का नाम लिया, जो कि जॉर्जिया में बैठकर ऑपरेट कर रहा है। और तीसरा नाम मैं लेना चाहूंगा हिमांशु भाऊ, जो कि रिटोली गांव हरियाणा का रहने वाला है। अपने साथी साहिल रिटोली के साथ बैठकर यह भी विदेश से ऑपरेट कर रहा है। इसके बाद मैं बात करूंगा नोनी राणा की। अब नोनी राणा के बारे में मैंने आपको बताया, खेड़ी लखा सिंह वाला की वो घटना जिसमें 3 लोगों को मार दिया गया था, ट्रिपल मर्डर था। इसके आगे और पीछे बहुत सी और वारदातें। आज से 1 महीना पहले एक और वारदात को अंजाम दिया गया। आपको याद होगा गैंगस्टर रोहित गोदारा ने जिस वक्त ब्रैम्पटन में एमपी धनोआ नाम के एक कारोबारी का कत्ल किया था, उस घटना के साथ ही एक और जिम्मेवारी ली गई थी। अवरिंदर उर्फ बिंदर नाम के इस व्यक्ति, जिसकी हत्या जींद में की गई थी, इस हत्या के बाद जो सोशल मीडिया पोस्ट डाली गई उसमें जो जिम्मेवारी ली गई थी रोहित गोदारा द्वारा, उसमें जिक्र आता है काला राणा गैंग का भी। इनफैक्ट लॉरेंस बिश्नोई या फिर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा, ये दोनों अलग अलग गैंग्स बन चुके हैं। इनमें एक आपस में स्प्लिट हो चुका है, आप सब इसके बारे में जानते हैं। लेकिन दोनों गैंग जब भी किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देते हैं, तब काला राणा इस गैंग का जिक्र वो जरूर अपनी पोस्ट में करते हैं। यानी कि दोनों गैंग मानते हैं कि काला राणा गैंग, जिसका मेन हैंडलर नोनी राणा है, अमेरिका से बैठकर ऑपरेट करता है, वो गैंग अभी भी इनके साथ है। सो बहुत सी ऐसी आपराधिक वारदातें, इवन अबोहर में जो कत्ल हुआ कपड़ा व्यापारी संजय वर्मा का पंजाब में, उस वारदात में भी जो पोस्ट डाली गई थी उसमें भी काला राणा का जिक्र किया गया। अब गैंगस्टर वीरेंद्र प्रताप उर्फ काला राणा के गैंग द्वारा पिछले कई सालों या महीनों में जो भी आपराधिक वारदातें हरियाणा में अंजाम दी जाती रही, इनमें से सबसे गंभीर और सेंसिटिव साबित हुआ पिछले महीने यानी कि जून 2025 में इस गैंग द्वारा करवाया गया वो कत्ल, हत्या की वो वारदात जिसमें शराब कारोबारी शांतनु को टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया। मूलतः झज्जर का रहने वाला शांतनु, जिसने हरियाणा में शराब के ठेकों की नीलामी ऑक्शन की बोलियों के तहत 19 ठेके लिए थे, उस कारोबारी को कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद शहर में नेशनल हाईवे पर मौत के घाट गैंगस्टर क्रिमिनल्स द्वारा उतार दिया जाता है। यह जून 2025 पिछले महीने की घटना है। इस घटना ने हरियाणा सरकार को हिला के रख दिया, क्योंकि एक ऐसे माहौल में यह वारदात हुई थी जब
क्रिमिनल्स और गैंगस्टर्स का साया शराब कारोबार पर पहले से ही काफी गहरा था। हरियाणा सरकार तमाम बड़े बड़े वादे कर रही थी, दावे कर रही थी कि शराब के कारोबारी की सुरक्षा यकीनी बनाई जाएगी, लेकिन इसी बीच शांतनु को मौत के घाट उतार दिया गया। इस वारदात की जिम्मेवारी काला राणा गैंग द्वारा ली गई। पॉसिबली अमेरिका आधारित इस गैंग का मेन हैंडलर नोनी राणा, जो कि भानु राणा नाम के एक और इस गैंग के हैंडलर के साथ अमेरिका में या अमेरिका से अपनी आपराधिक गतिविधियों को संचालित करता है, उसने इस पूरी वारदात को एग्जीक्यूट करवाया। अब माना यह जाता है कि शांतनु का जून 2025 का हत्याकांड और इससे कुछ महीने पहले खेड़ी लखा सिंह वाला का वो ट्रिपल मर्डर, इन दोनों वारदातों जिनकी जिम्मेवारी काला राणा गैंग द्वारा ली गई, इन वारदातों में कुछ कॉमन शूटर्स को इस्तेमाल किया गया। इन्हीं में से एक शूटर रोमिल बोरा को शांतनु हत्या के कुछ ही दिन बाद एक जॉइंट ऑपरेशन में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और हरियाणा एसटीएफ ने ढेर कर दिया। अब रोमिल बोरा, जिसकी उम्र महज 22-23 साल थी, नोनी राणा और काला राणा ग्रुप के लिए वो काम करता था। उसकी एक अपनी कहानी है। महज 3 या 4 सालों के उसके अपराध जगत के सफर में उसने लगभग इतनी ही हत्याएं, तकरीबन 4 हत्याएं की थी। माना जाता है कि खेड़ी लखा सिंह वाला की वारदात में भी वो हमलावरों में से एक था। शांतनु की हत्या में वो मुख्य शूटर था। उसे एनकाउंटर में मौत के घाट उतार दिया गया। एक तरफ जहां वेंकट गर्ग जैसे अपराधियों ने जॉर्जिया से बैठकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अपने गृह क्षेत्र में ही काफी आतंक मचा रखा हो, और दूसरी तरफ सरकार के भरोसे और आश्वासनों को ठेंगा दिखाते हुए एक और शराब कारोबारी की हत्या काला राणा गैंग द्वारा करवा दी जाती है। ये बहुत ही सीरियस घटनाएं थी, और शांतनु हत्याकांड के बाद लगातार जो दबाव पिछले कई सालों या महीनों से हरियाणा पुलिस और हरियाणा सरकार पर बढ़ता आ रहा है, वो अपने चरम पर पहुंच चुका है, शिखर पर पहुंच चुका है। अब बेशक एक दूसरे से अलग हो चुके लॉरेंस बिश्नोई या गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा के गैंग अपनी हर वारदात की जिम्मेवारी लेने के लिए जो भी ये पोस्ट डाल रहे हैं उसमें काला राणा गैंग का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन काला राणा गैंग की अपनी जो पोजीशन, वो एक न्यूट्रल पोजीशन नजर आ रही है, जिसमें अपनी व्यक्तिगत पहचान को बनाकर काला राणा गैंग और उसका मेन हैंडलर नोनी राणा, जो कि अमेरिका से ऑपरेट कर रहा है, वो चल रहा है। ये आपको बता दूं यहां पर कि आज से कुछ साल पहले 2022 में थाईलैंड से डीपोर्ट कर काला राणा को वापस लाया गया था। काला राणा दिल्ली की कई आपराधिक वारदातों में इन्वॉल्व रहा है। कुलदीप मान फज्जा नाम का एक गैंगस्टर था, जिसका पुलिस मुकाबला आज से कुछ साल पहले एनकाउंटर हुआ था दिल्ली में। जीटीबी गुरु तेग बहादुर अस्पताल से फरार होने के बाद कुलदीप फज्जा का एनकाउंटर दिल्ली में किया गया था। उस केस में भी काला राणा एक अभियुक्त था, जिसे थाईलैंड के पटाया शहर से 2022 में, मार्च का महीना था शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं, वहां से पकड़ा गया था, डिपोर्ट कर भारत लाया गया था, जिसके बाद आज तक काला राणा जेल से ऑपरेट कर रहा है, जेल में बैठा है, लेकिन उसका मेन हैंडलर नोनी राणा अमेरिका से बैठकर इस गैंग को संचालित कर रहा है। इसके बाद मैं तीसरे वर्टिकल पर आऊंगा और यहां पर जिक्र आएगा हिमांशु भाऊ का। रटौली एक छोटा सा गांव है, और इस रटौली में एक आपसी झगड़े के साथ शुरू हुई एक गैंग वॉर, जो कि आज भी जारी है। पिछले तकरीबन 3 सालों में 4 हत्याएं हो चुकी हैं। अब बताया यह जाता है कि रटौली के इस गांव से लोन की अदायगी को लेकर एक झगड़ा शुरू होता है हिमांशु भाऊ और अंकित बाबा के बीच, और यह झगड़ा मार पिटाई तक आता है। इसके बाद एक दूसरे के ग्रुप के साथ जुड़े हुए लोगों को ये लोग निशाना बनाना शुरू करते हैं, और बात कत्ल, हत्याओं की वारदातों तक आ जाती है। पिछले 3 सालों में 4 हत्याएं हो चुकी हैं। एक दूसरे के ग्रुप के मेंबर और पारिवारिक रिश्तेदारों को भी हिमांशु भाऊ और अंकित बाबा ने निशाना बनाया है। अंकित बाबा रोहतक की जेल में बताया जाता है। हिमांशु भाऊ कुछ साल पहले भारत छोड़कर फरार होने में कामयाब रहा था, निकल गया था वो। इस वक्त उसकी लोकेशन अमेरिका या शायद अमेरिका से भी ज्यादा पॉसिबली कनाडा बताई जाती है। हिमांशु भाऊ अपने एक और साथी साहिल रटौली, जो कि उसका मेन हैंडलर है, जिसे कह सकते हैं उसका एक नर्वस सिस्टम है, इसका थिंक टैंक है, उसकी मदद से ऑपरेट करता है। हिमांशु भाऊ और साहिल रटौली, इन दोनों के नॉर्थ अमेरिका में, पॉसिबली कनाडा में होने की पूरी संभावना है। अब बहुत सी ऐसी वारदातें हैं जो कि हिमांशु भाऊ ने पिछले कई सालों में अंजाम दी। हिमांशु भाऊ रटौली ने दिल्ली में कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया। तिलक नगर इलाके के एक कार शोरूम के मालिक से करोड़ों रुपए की रंगदारी हिमांशु भाऊ ने वसूलने की नीयत से उस कार के शोरूम पर ताबड़तोड़ गोलियां
दिल्ली में, देश की राजधानी में चलवाई। इसके कुछ ही महीने पहले की एक और बड़ी वारदात थी जिसमें हरियाणा के मुरथल में एक सुंदर मलिक नाम के व्यक्ति का कत्ल किया गया था। आपको याद होगा यह घटना सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुई थी। अपनी पिछली रिपोर्ट में मैंने इसका जिक्र भी किया था। हिमांशु भाऊ द्वारा भेजे गए गुर्गों ने सुंदर मलिक, जो कि बताया जाता है कि जेल से शायद पैरोल पर बाहर आया था कुछ ही दिन पहले, उसको मुरथल के एक ढाबे के बाहर घेरा और घेर कर गोलियां मारी। यह वारदात कुछ मिनट तक चली जिसमें मारे जा रहे सुंदर मलिक ने आखिरी मौके तक, आखिरी दम तक उसने इन क्रिमिनल्स, इन गुर्गों से लड़ने की कोशिश की। वो उसे गोलियां मारते रहे। बताया जाता है कि इस वारदात में तकरीबन 35 गोलियां मारी गई थी, जिनमें से ज्यादातर सुंदर मलिक को लगी, उसकी मौत हो जाती है। इस वारदात को हिमांशु भाऊ ने ही अंजाम दिलवाया था। इसके कुछ महीने बाद दिल्ली में एक और बड़ी वारदात हुई जब रजौरी गार्डन इलाके में बर्गर किंग रेस्टोरेंट पर अमन जून नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। अब इसे भी गैंग वॉर बताया गया, इसे भी गुटों की आपसी रंजिश बताया गया। इस वारदात को भी हिमांशु भाऊ गैंग द्वारा ही करवाया गया था। अब एक के बाद एक घट रही आपराधिक वारदातों ने हरियाणा पुलिस के बाद दिल्ली पुलिस के लिए भी हिमांशु भाऊ गैंग को एक बड़ा चैलेंज, एक चुनौती बना दिया था। बर्गर किंग की घटना के कुछ ही दिन बाद दो बड़े एनकाउंटर हुए। एक पुलिस मुकाबला दिल्ली में हुआ जिसमें दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने हिमांशु भाऊ गैंग के एक शूटर को ढेर कर दिया, और इसके कुछ ही दिन बाद एक और घटना हुई, एक और पुलिस एनकाउंटर जो कि हरियाणा के सोनीपत में हुआ। इस वारदात में माना यह जाता है कि मुरथल में सुंदर मलिक की वो हत्या जो कि की गई थी कुछ महीने पहले हिमांशु भाऊ गैंग द्वारा, उसके दो शूटर्स को मार गिराया गया। विक्की और आशीष उनके नाम थे। उन दिनों में माना यह जाता था कि हिमांशु भाऊ गैंग के पास तकरीबन 11 ऐसे खतरनाक क्रिमिनल्स हैं, जिनमें से 4 को कुछ ही दिनों के अंतराल में हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस ने ढेर कर दिया था। हिमांशु भाऊ महज 26 या 27 साल का वो सरगना जो कि इस वक्त पॉसिबली नॉर्थ अमेरिका या कनाडा में बैठकर इस गैंग को ऑपरेट कर रहा है, उसके कई शूटर्स का पिछले साल पुलिस मुकाबलों में ढेर किया जाना इस गैंग के लिए एक सेटबैक था। इनफैक्ट हुआ यह था कि हिमांशु भाऊ ने इस पुलिस मुकाबले से कुछ ही दिन पहले एक सोशल मीडिया पोस्ट डाली थी। ऐसी ही एक पोस्ट आज से तकरीबन 2-2.5 हफ्ते पहले भी उसने डाली। उस साल उस सोशल मीडिया पोस्ट में हिमांशु भाऊ ने दावा किया था कि उसके गैंग के उसके कुछ साथी, जिनमें यही विक्की और आशीष थे, उनको पुलिस ने पकड़ लिया है और उनका एक स्टेज्ड पुलिस मुकाबला एनकाउंटर किया जाएगा। और कुछ ही दिनों बाद ये हुआ भी। ये मुकाबले जिनका मैंने जिक्र किया सोनीपत और दिल्ली में, इनमें 4 जो शूटर थे हिमांशु भाऊ गैंग के, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। अब ठीक उसी तरीके से जैसे 1 साल पहले भी हिमांशु भाऊ ने सोशल मीडिया का सहारा लेकर अपने पकड़े गए गुर्गों को बचाने की, पुलिस एनकाउंटर से बचाने की कोशिश की थी, कुछ हफ्ते पहले भी हिमांशु भाऊ ने यह पोस्ट डाली और कहा कि पानीपत से उठाए गए उसके गुर्गों का एनकाउंटर किया जा सकता है, पुलिस मुकाबला किया जा सकता है। अभी तक ऐसे पुलिस मुकाबले की कोई जानकारी नहीं है, कोई खबर नहीं है, लेकिन एक बहुत ही खतरनाक गैंग को ऑपरेट करने वाला हिमांशु भाऊ, माना यह जा रहा है कि उसने दिल्ली से तो किनारा कर लिया है, लेकिन हरियाणा में अभी भी उस गैंग की आपराधिक वारदातें रुकी नहीं हैं। और अगर हम समझना चाहें कि हिमांशु भाऊ गैंग की एफिलिएशन क्या है, अब जैसे कि मैंने पहले कहा कि एक गांव के छोटे से लोन की अदायगी को लेकर शुरू हुए झगड़े, रिटौली गांव के एक झगड़े से यह गैंग उभरा, एक गैंग वॉर शुरू हुई। लेकिन हिमांशु भाऊ की अगर एफिलिएशन समझी जा सकती है तो नवीन बाली गैंग के साथ समझी जा सकती है। वही नवीन बाली जो कि जेल में बैठा हुआ वो गैंगस्टर है जो कि नीरज भवाना का 2IC सेकंड इन कमांड माना जाता है। नीरज भवाना भी जेल में है। नीरज भवाना, नवीन बाली, हिमांशु भाऊ अपना अलग गैंग इस वक्त ऑपरेट कर रहा है। लेकिन अगर हमें कोई एफिलिएशन या कोई तारें जोड़नी है तो इस गैंग की तारें नीरज भवाना से या कुछ हद तक कौशल चौधरी, देवेंद्र बंबीहा गैंग, पंजाब का एक सक्रिय गैंग जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एंटी गैंग माना जाता है, दुश्मन गैंग माना जाता है, उससे जुड़ती हैं। हालांकि यहां पर उसी बारीकी को एक बार मैं दोबारा क्लैरिफाई और स्पष्ट करना जरूर चाहूंगा कि अपने व्यक्तिगत स्तर और इंडिविजुअल कैपेसिटी में आपराधिक वारदातों को अंजाम दिलवाने वाले ये वो हैंडलर, वो सरगना है जो कि किसी बड़े ग्रुप के साथ अलाइन तो हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जेल में बैठा कोई गैंगस्टर या विदेश में बैठा इनका कोई आका या हैंडलर इन्हें कमांड देगा। हाँ, बहुत से ऐसे आपराधिक नेटवर्क जो वारदातें करते हैं उसमें ऐसे गैंग्स का जिक्र हैशटैग में आपको जरूर देखने को मिल जाता है। और यही मैं आना चाहूंगा अपनी इस रिपोर्ट के तीसरे और सबसे अहम क्रिटिकल पड़ाव पर, वो ये है
कि नॉर्थ अमेरिका, कनाडा या यूएस में बैठे बहुत से ऐसे हरियाणवी गैंगस्टर जिनके बारे में आपको बहुत कम जानकारी है। हरियाणा के शहरों और कस्बों में जो अपराध हो रहा है, किसी पुलिस चौकी से 100 मीटर दूर गोलियां चलाकर एक ट्रिपल मर्डर कर दिया जाता है, किसी बीएसपी के नेता को मौत के घाट उतार दिया जाता है, किसी और व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है, किसी बर्गर किंग में गोलियां चला दी जाती हैं। इनके पीछे के सरगनाओं, हैंडलर्स और गैंगस्टर्स के बारे में उन प्रभावित इलाकों के जहां पर वारदातें हुई हैं वहां के लोगों को तो पूरी जानकारी रहती है, लेकिन जिन मुल्कों से बैठकर, जिन शहरों से बैठकर हरियाणा के ये गैंगस्टर ऑपरेट कर रहे हैं उनके बारे में बहुत कम जानकारी अवेलेबल है और यही कारण है कि इन पर शिकंजा नहीं कसा जा पा रहा। हालांकि यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि एफबीआई और आइस की मदद से पिछले कुछ महीनों में जो धरपकड़ हुई है अपराधियों की, उसमें बहुत से ऐसे खतरनाक सरगनाओं को, हैंडलर्स को गिरफ्तार किया गया। लेकिन ये कुछ ऐसे गैंगस्टर हैं, वेंकट गर्ग बेशक जॉर्जिया में है, लेकिन अगर हम बात करें नोनी राणा की या हिमांशु भाऊ रिटोली की, साहिल रिटोली की, ये ऐसे क्रिमिनल हैं, गैंगस्टर हैं जो कि नॉर्थ अमेरिका में बैठकर आपराधिक वारदातों को अंजाम दिलवा रहे हैं और किसी को अंदाजा तक नहीं कि ये किस शहर से ऑपरेट करते हैं। अब ये वो अपराधी हैं, ये वो गैंगस्टर हैं जिनके अपराधों की, जिनकी वारदातों की गूंज और दहशत हरियाणा के छोटे मोटे कस्बों, बड़े शहरों से लेकर अब हरियाणा की सत्ता के गलियारों में गूंज रही है। लेकिन जिन मुल्कों के कस्बों से बैठकर, शहरों से बैठकर ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं और न जाने उन समाजों के लिए, उन कम्युनिटीज के लिए कितना बड़ा खतरा है, वहां की सरकारों और वहां की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की शायद नजर तक इन पर ना हो। और यह संभव है कि एक साधारण व्यक्ति के सामने ये लोग आए, निकल जाएं और किसी को पता भी ना चले कि कौन कब आया और निकल गया। साथियों, यहां पर मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ महीनों में जो धरपकड़ आइस और एफबीआई ने की है, उसमें कौशल चौधरी गैंग के दो बहुत ही महत्वपूर्ण हैंडलर्स, सौरभ गडोली जो कि कौशल चौधरी का अपना साला है, उसको गिरफ्तार किया गया। दिनेश शर्मा, जिसे दिनेश गांधी के नाम से जाना जाता था, संदीप नंगलंबिया और विक्की मिड्डू खेड़ा हत्याकांड का जो मेन सरगना था, मेन हैंडलर था, जिसने शूटर्स को खुद हैंडल किया, सारी लॉजिस्टिकल प्लानिंग की, इन दोनों को पकड़कर आइस की डिटेंशन में डालना, इन सफलताओं को छोटी मोटी सफलता बिल्कुल ही नहीं माना जाना चाहिए। चाहे तो इत्तेफाक था या फिर एक मुहिम के तहत की गई धरपकड़। एफबीआई के अधिकारी सिद्ध पटेल ने एक हाल ही में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिनेश शर्मा, दलेर कोटिया, सौरभ गडोली का उन्होंने नाम नहीं लिया, गुरदेव जैसल का जिक्र किया, पंजाब का जो गैंगस्टर है, इन सभी का जिक्र कर मेरी उन तमाम रिपोर्ट्स की पुष्टि कुछ हफ्ते पहले कर दी है, वो रिपोर्ट जो कि मैंने कई महीने पहले बनाई थी। सो ऐसे क्रिमिनल्स की गिरफ्तारी अगर अमेरिका में होती है, आइस डिटेंशन सेंटर्स पर आज ये लोग हैं और भारत में डिपोर्ट किए जाने की इनकी पूरी संभावना है, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी भी है और भारतीय समाज के लिए, पंजाब या हरियाणा के समाज के लिए भी ये एक बहुत अच्छी खबर है। अब उम्मीद ये की जानी चाहिए कि अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा की सरकारों, वहां की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को ये जरूर पता हो कि जो लोग अभी भी वहां पर एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, अपराध बेशक हरियाणा के एक छोटे से कस्बे में हो रहा है, पंजाब के एक छोटे से गांव या शहर में हो रहा है, लेकिन अपराध अगर आज अमेरिका की या कनाडा की धरती से हो रहा है तो वो अपराध सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि उन समाजों के लिए भी खतरा है। और इस चीज को पिछले कुछ सालों में लगातार जो क्राइम वहां पर बढ़ा है, उस उदाहरण और उस अनुभव के बाद वहां की एजेंसी समझ पा रही हैं। यही कारण है कि अब जरूरत इस चीज की महसूस होने लगी है कि इन क्रिमिनल सिंडिकेट्स को हैंडल करने वाले सरगनाओं, हैंडलर्स, रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़, नोनी राणा, हिमांशु भाऊ रिटोली, जॉर्जिया आधारित वेंकट गर्ग या बहुत से और ऐसे क्रिमिनल्स, इनको पकड़ा जाए, वापस अपने अपने मुल्क भेजा जाए। जिस जिस मुल्क में भी ये पकड़े जा सकते हैं, जिस जिस मुल्क की सरकार और वहां की पुलिस भी ये कार्रवाई कर सकती है। विदेशों से संचालित हो रही वो आपराधिक गतिविधि जिससे हर रोज पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों की पुलिस, अलग अलग जिलों के पुलिस अधिकारियों को दो चार होना पड़ता है, जूझना पड़ता है। अब उन चुनौतियों को समझने का वक्त उन विदेशी सरकारों का है, वहां की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का है, जो कि इस भूमिका और इस अभियान में अहम रोल अदा कर सकते हैं। जैसे कि एफबीआई और अमेरिका की अथॉरिटीज ने दिनेश शर्मा, सौरभ गडोली और दलेर कोटिया, गुरदेव जैसल को गिरफ्तार कर अदा किया। सो उम्मीद करते हैं कि हरियाणा और पंजाब में हो रहे इस अपराध का ये जो साइकिल और सर्कल चल रहा है, ये रुकेगा। और ये रुक तभी सकता है जब इन हैंडलर्स को, इन सरगनाओं को पकड़ा जाए। ऐसे सरगना जो कि अब तक मेन स्ट्रीम मीडिया,
की नजरों में या उनकी सुर्खियों में नहीं आ पाए हैं। इक्का दुक्का खबरों के चलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे क्रिमिनल्स की जानकारी दुनिया भर में जानी चाहिए। ऐसे क्रिमिनल्स के लिए थोड़ी बहुत पब्लिसिटी का कारण ऐसी रिपोर्ट जरूर बन सकती हैं, लेकिन उन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए भी एक बहुत बड़ी लीड साबित हो सकती हैं, जो कि अगर चाहें तो ऐसे क्रिमिनल्स को पकड़ सकती हैं, जैसे कि कुछ केसेस में हुआ। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया इस लंबी रिपोर्ट को समा देने के लिए। जल्दी एक और रिपोर्ट लेकर फिर होगी मुलाकात।